हो गया। नमस्कार। आपका पहले हमने बताया था गुटनिरपेक्षता, तो आज हम देखते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मीन्स शीत युद्ध। आपका कहेंगे कि ये कैसा युद्ध होता है, यानी कि युद्ध तो नहीं है पर युद्ध की जैसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहती हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। बेसिकली ये कहाँ से आरंभ होता है और ये क्यों आरंभ होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले जानना होगा कि रूस यानी कि रूस में साम्यवादी क्रांति आती है लेनिन के नेतृत्व में। तो लेनिन के नेतृत्व में जैसे ही 1917 में साम्यवादी क्रांति आती है तो जो पूंजीवादी देश हैं वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि साम्यवाद का विस्तार हो जाए, और चूंकि साम्यवाद पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा है, और पूंजीवाद का खात्मा हो जाए। दूसरी तरफ एक बात और भी थी, 1917 के दौर में बहुत सारे देश साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से ग्रस्त थे, और लेनिन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से अपने आप को वापस बुला लेता है रूस को, और कहता है कि हमारा विश्वास साम्राज्यवाद में नहीं है, उपनिवेशवाद में नहीं है, युद्ध में नहीं है, विस्तार में नहीं है। तो नेचुरल सी बात है कि जो साम्यवादी देश थे, जो आपका गुलाम देश थे, जो साम्राज्यवाद से ग्रस्त देश थे, उनका रूसी विचारधारा की तरफ यानी कि साम्यवादी विचारधारा की तरफ जाना लाजमी था। तो ऐसे में जो है रूस आपका साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का एक प्रमुख चेहरा बनकर के उभरता है, और यहीं से कई बार आपका विद्वान मान लेते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते 1942 में जब रूस युद्ध में प्रवेश करता है, 41 के एंड में ही आपका युद्ध में जब प्रवेश करता है, तो यहाँ ये लगता है कि कहीं रूस जो है आपका पूंजीवाद से आपका नजदीकियां तो नहीं बढ़ा रहा। परंतु ये भ्रम तब टूट जाता है जब मैनहट्टन परियोजना के तहत अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिरा देता है और रूस को पता भी नहीं चलता। तो रूस जो है आपका मजबूरीवश, और पूंजीवाद भी मजबूरीवश, ताकि फांसीवाद और नाजीवाद को खत्म किया जा सके, एक हो गए थे। अभी जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त होता है, वर्ल्ड वार के समाप्त होते ही चर्चिल फुलटन में भाषण देते हैं और एक आयरन कर्टेन की बातचीत करते हैं फुलटन में, अमेरिका में, मिसौरी फुलटन में, और एक आयरन कर्टेन की बातचीत करते हैं। आयरन कर्टेन मीन्स आपका कि एक ऐसा लोहे का आवरण तैयार किया जाए कि आपका साम्यवाद का प्रसार ना हो सके, ऐसी नीतियां तैयार की जाएं। और इसी समय से ही हम मान लेते हैं कि फुलटन में दिए गए चर्चिल के भाषण के बाद से ही आपका जो है कोल्ड वार का आरंभ होता है। तो कोल्ड वार बेसिकली क्या है? सशस्त्र शांति का युग, युद्ध का बहिष्कार नहीं, टकराव की अनुपस्थिति है। मतलब सशस्त्र, आप हथियार लिए हो, गोला बारूद लिए बैठे हो और कह रहे हो कि शांति का युग है। भलो शांति तो कभी भी भंग हो सकती है, हथियारों के दम पर शांति संभव नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपका टकराव की अनुपस्थिति है, बस टकराव होना बाकी है, हथियार तो लिए बैठे ही हैं। नेहरू जी क्या कहते हैं कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के समान तनावपूर्ण है, कि मृत्युदंड दे रखा है, वो कुछ समय के लिए निलंबित है, ये तो पता है कि मृत्युदंड दिया जाना है। तो आदमी जो है मनोवैज्ञानिक रूप से आपका काफी टूट जाता है। तो यही ऐसी परिस्थितियां हैं निलंबित मृत्युदंड के समान। अब बात यह आती है कि बेसिकली ये था क्या, मतलब कोल्ड वार। तो आप देखेंगे कोल्ड वार दो विचारधाराओं में विभाजित है। पहला मैंने कहा था कि साम्यवाद, और दूसरा पूंजीवाद। साम्यवाद पूंजीवाद एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं हैं। साम्यवाद जहां संसाधनों पर जो है नियंत्रण राज्य का चाहता है, वहीं पूंजीवाद संसाधनों पर नियंत्रण व्यक्ति का चाहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बातचीत करता है। और यहां साम्यवाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का एकदम विरोधी है। यहां राज्य जो है आपका क्या करेगा? राज्य का होना आवश्यक है, और यहां राज्य धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। यहां
आपका पूंजीपति है तो यहाँ सर्वहारा वर्ग है। यहाँ पूंजीपति को बोला गया है बुर्जुआ वर्ग, और सर्वहारा मीन्स जो आपका मजदूर वर्ग है उनको बोला गया है। यहाँ शोषण होता है पूंजीवाद में, और ये शोषण रहित व्यवस्था है। पूंजीवाद साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का समर्थन करता है, साम्यवाद पूंजीवाद साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का युद्ध का विरोध करता है। तो नेचुरल सी बात है कि भाई ये दो विचारधाराएं हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दो विचारधाराओं के साथ साथ दो पद्धतियां हैं। पहला सिस्टम क्या है? संसदीय लोकतंत्र। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र बेसिकली आरंभ कहाँ से हो रहा है? ब्रिटेन से, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें होती हैं, प्रशासनिक मशीनरी होती है, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है? जन लोकतंत्र होता है। सर्वहारा वर्ग की सरकार होती है, मजदूरों की सरकार होती है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार और क्षमता अनुसार काम करता है। यहाँ समानता पर बल दिया जाता है, और पूंजीवाद में ज्यादा बल स्वतंत्रता पर माना जाता है। पूंजीवाद कहता है हस्तक्षेप, कि राज्य को बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि जो जन है उसका तंत्र कायम किया जा सके, उसका कल्याण किया जा सके, सबका कल्याण, सबका बराबरी के स्तर पर कल्याण। दूसरी तरफ कहते हैं कि दो गुटों में विभाजित है, नाटो और वारसा। यानी कि अपनी विचारधाराओं को इंप्लीमेंट करने के लिए इन दोनों को किसकी जरूरत पड़ी? शक्ति की। और वो शक्ति कहां से आई? शक्ति आई सेना के माध्यम से। इसको दिया गया नाम सामूहिक सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये थी अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं। जो देश साम्यवाद में जाएगा उसको डराएंगे, धमकाएंगे, धन की सहायता भी देंगे, हथियारों से डराएंगे भी, तो नाटो काम करेगा वो हथियारों से डराने के लिए। और वारसा सेम यही काम था वारसा का भी, कि जो पूंजीवाद की तरफ जाएगा उसका विरोध किया जाएगा, हथियारों के दम पर उसको डराया जाएगा, और हमारी तरफ जो आएगा उसकी सुरक्षा की जाएगी। यह दो राज्यों में विभाजित है। कौन से दो राज्य हैं? यूएसए और सोवियत संघ। दूसरी तरफ देखेंगे यह दो व्यक्तियों में विभाजित है, यानी कि कई लोग कहते हैं कि ये दो व्यक्तियों के आपका जो ईगो थी, अहम था, उसका टकराव था। अमेरिका की तरफ से जॉन फॉस्टर डुलास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और स्टालिन जो आपका हेड होते हैं आपका यूएसएसआर के, लेनिन के बाद आते हैं। ये एक विभाजन माना जाता है मोटा मोटा, बट सही ढंग से देखा जाए तो ये जो विभाजन था, इसकी बजाय अगर हम कहें तो ये दोनों जो विचारधाराएं थी संसार के देशों के बाजार पर कब्जा करना चाहती थी। और ये दोनों विचारधाराएं थी वो ये बताना चाहती थी कि संसार यूनिपोलर है, यानी कि हमारा ही कब्जा संसार पर रहेगा। हालांकि बाइपोलर नजर आ रहा है, दो ध्रुवीय विश्व नजर आ रहा है, परंतु लड़ाई थी उसको यूनिपोलर बनाने की, एक ध्रुवीय विश्व बनाने की। या तो वो यूएसएसआर के अंतर्गत हो या यूएसए के अंतर्गत हो, जिसके हेड में नाटो हो या वारसा हो। तो ये दोनों ही चीजें थी मतलब कोल्ड वार में। और इसी समय जो नेहरू जी हैं आपका, इन सब से अलग हो करके, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, गुट निरपेक्षता की तरफ चले जाते हैं। यानी कि गुटों से अलगाव नहीं, दोनों से सक्रिय सहयोग और दोनों से लाभ उठाने की नीति। तो वो क्या था? गुट निरपेक्षता। तो ये नेहरू जी की ही विदेश नीति का कमाल था कि हम किसी गुट में जाए बिना अपने हितों की पूर्ति करते रहे। और नेशनल इंटरेस्ट का जो आपका पूर्ति होती है वही वास्तव में आपका यथार्थवादी राजनीति होती है। कई लोग कहते हैं कि नेहरू आदर्शवादी थे। अगर आदर्शवादी होते तो गुट निरपेक्षता की तरफ नहीं जाते। यथार्थवाद ये कहता है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति आपका शक्ति के दम पर होती है, परंतु जब शक्ति ना हो तो कूटनीति के दम पर होती है। तो नेहरू जी ने कूटनीति का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद हम
यूएसएसआर या यूएसए का सीधा मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए दोनों गुटों से सक्रिय सहयोग ले लिया गया। पहली क्लास में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया भी है। इसी कोल्ड वार को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो आप एक चीज नजर आएगी आप लोगों को कि इस कोल्ड वार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1947 में हम देखते हैं ट्रूमैन सिद्धांत आया। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? बेसिकली इसी ने, अगर आप ये कहें कि भाई ट्रूमैन सिद्धांत है 1947 में, ट्रूमैन सिद्धांत कि यूएसएसआर के विस्तार को रोका जाए। और वो कैसे रोका जा सकता है? उसको रोकने का एक ही तरीका है। तो पहला तरीका क्या है? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान। और दूसरा तरीका है नाटो, या तो आप ये कह सकते हो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मीन्स गाजर खाइए, मीन्स मीठा मीठा, यानी कि मार्शल प्लान, आपके पुनर्निर्माण में हम बहुत आर्थिक मदद देंगे। या दूसरा, नाटो नहीं मानोगे तो हमारे पास स्टिक भी है, छड़ी भी है, मतलब हमारे पास सेना भी है, नाटो भी है। तो या तो आप मान जाइए। किस तरीके से आप मानेंगे? तो पश्चिमी जो देश थे यूरोप के, वो लगभग मार्शल प्लान से मान गए। और नाटो को आप देखते हैं कि वियतनाम जैसे देशों में आपका क्या हुआ? साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए नाटो का प्रयोग किया गया। वियतनाम में किस सिद्धांत के तहत प्रयोग किया गया? डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी का मतलब था कि अगर साम्यवाद एक देश में आता है तो बगल के देश में भी आएगा। जैसे साइकिल स्टैंड पर साइकिल एक हटा दिया तो सारे साइकिल गिर जाएंगे पंक्ति से। तो यह पंक्तिबद्ध होता है साम्यवाद। एक पंक्ति में आएगा तो दूसरी में भी जाएगा। तो सिंपल सा है कि साम्यवाद को रोकना होगा, साम्यवाद के विस्तार को रोकना होगा। एक देश में आया साम्यवाद दूसरे देश के साम्यवाद को प्रेरित करता है, डोमिनो थ्योरी। और इसी थ्योरी का प्रयोग करके वियतनाम युद्ध में अमेरिका भाग लेता है कि भाई हम तो दूसरे देश में साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोक रहे हैं, कहीं दूसरे देश में ना आ जाए वियतनाम के बाद। क्योंकि चाइना में आ चुका था, फिर वियतनाम में यही डोमिनो सिद्धांत लागू हो रहा था, फिर वियतनाम के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के और देशों में भी आ जाता, नीचे के देशों में। तो इसे रोकने के लिए डोमिनो थ्योरी का प्रयोग किया गया। और डोमिनो थ्योरी का प्रयोग किया गया नाटो के माध्यम से कि सेना भेज दी जाए। पुनर्निर्माण के लिए तो मान नहीं रहे थे, पैसे के लिए तो मान नहीं रहे थे, तो क्या भेजा जाए? सेना भेज दी जाए। तो आपका अगर हम कहें मार्शल प्लान, तो मार्शल प्लान में आप देखेंगे कि मार्शल प्लान जो है आपका पश्चिम यूरोपीय आर्थिक जो देश थे, आपका पश्चिम यूरोपीय जो देश थे उनका आर्थिक पुनर्निर्माण करना था। ये पॉइंट 4 प्रोग्राम के तहत किया गया। 1949 में ट्रूमैन ने दुनिया भर के कम विकसित देशों में मार्शल योजना का विस्तार भी कर दिया 1949 में। तो आप ये देखेंगे कि एक पॉइंट 4 प्रोग्राम था, यूएस आपका जो ट्रूमैन थे प्रेसिडेंट थे उनका, उस पॉइंट 4 प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम ये था कि मार्शल प्लान के तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण किया जाए और 1949 में इसका विस्तार करके जो कम विकसित देश हैं उनकी सहायता की जाए ताकि साम्यवाद के विस्तार को रोका जा सके। फिर इसी के विरोध में, यानी कि मार्शल प्लान के विरोध में 1947 में ही यूएसएसआर क्या करता है? कोमेकॉन की घोषणा कर देता है। कोमेकॉन कि यूरोपीय जो देश हैं वहां पर क्या किया जाए? जो साम्यवादी पार्टियां हैं, साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं, तो उन पार्टियों के गठन को मजबूती दी जाए। इसके लिए उसने आपका राजनीतिक सहारा लिया, उनको धन देना शुरू कर दिया, उनको विचारधारा पोषित देनी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ कि कोमेकॉन के माध्यम से यूरोपीय देशों में जो साम्यवादी पार्टियां थी उनको मजबूती दी जाने लगी। अब उसको मजबूती दी जाने का मतलब क्या था कि यूरोप आर्थिक रूप से तबाह हो चुका है,
गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग मर रहे हैं, महामारियां हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मर चुके हैं, युद्ध से नफरत है। तो युद्ध से नफरत है तो नेचुरल सी बात है कि साम्यवाद की तरफ जाओगे। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी है तो साम्यवाद की तरफ जाओगे। तो ऐसे समय में साम्यवादी पार्टियां मजबूत हो सकती हैं और वहां सत्ता किसके पास आ सकती है? पूंजीवादी पार्टियों के बजाय साम्यवादी पार्टियों के पास। तो इसलिए इन्होंने आपका व्यवहारिक प्रयोग किया। हालांकि मार्शल प्लान उसके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि आर्थिक सहायता बहुत तीव्र गति से दी गई। अगर वो आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तो पूरा यूरोप साम्यवाद की गिरफ्त में होता। अब आप देखेंगे आगे कि 1949 में आपका जो है नाटो आ जाता है। नाटो का सिर्फ एक उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा, परंतु सामूहिक सुरक्षा के नाम पर आपका क्या करना? साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना। 1957 आइजनहावर सिद्धांत आता है। 1957 आइजनहावर सिद्धांत क्या है? अमेरिकी कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को स्पेशल पावर दे देती है। क्या पावर देती है? कि पश्चिम एशिया में किसी भी साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए सेना भेजी जा सकती है, आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो 1957 आइजनहावर सिद्धांत कि पश्चिम एशिया में जो विस्तार हो रहा है किसका? साम्यवाद का, उसको रोका जाए। उसके लिए आइजनहावर को स्पेशल पावर दी जाती है कि सैन्य कार्रवाई कर सकते हो आप, आर्थिक सहायता दी जा सकती है। परंतु इसके बाद जो स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं 1963 से 1979 तक तनाव शैथिल्य का दौर। 1963 से 79 तनाव शैथिल्य, यानी कि तनाव को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अमेरिका भी परमाणु बम शक्ति, रूस भी परमाणु बम शक्ति, अगर हमला होगा तो कंप्लीट वॉर होगा, टोटल वॉर होगा। टोटल वॉर का मतलब कि समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्या करता है? नागासाकी, हिरोशिमा पर देख लीजिए, परमाणु एकदम समूल नाश कर देता है। तो परमाणु हमले से बचने के लिए परमाणु हथियारों में कटौती की जाए, परमाणु हथियारों की सूचना आदान प्रदान की जाए, उनको रोकने के कदम उठाए जाएं। इसी को कहा गया तनाव शैथिल्य। और आंशिक रूप से जो है आपका परमाणु रोकने के लिए संधियां की गई 1963 में। इसी को परमाणु तनाव शैथिल्य कहा गया और इसकी चरम परिणति 1975 में हेलेंस्की सम्मेलन में होती है कि यूरोपीय देशों के मध्य आपसी जो संवाद है उसको आरंभ किया जाए, आपसी मतभेद है उनको दूर किया जाए। 1975 क्या है? हेलेंस्की, फिनलैंड में हेलेंस्की सम्मेलन होता है। हेलेंस्की में एक समिट होती है और यूरोपीय देशों के मध्य तनाव को कम करने का प्रयास आरंभ हो जाता है। अब इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि फिर से आपका जो है तनाव बढ़ जाता है। तनाव बढ़ गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 1980 से 89 के बीच में जो है आपका एक प्रोग्राम आरंभ होता है। 1980 से 89 ये अंतिम चरण मान सकते हैं हम पुराने शीत युद्ध का। तो 89 तक आपका स्टार वार जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। रीगन जो है आपका राष्ट्रपति हैं और रीगन क्या लेकर के आते हैं? स्टार वार, यानी कि मिसाइलों की तैनाती कर दी जाती है जमीन से लेकर आसमान तक। और अब रीगन फुल फोर्स में ये चाहते हैं कि आपका यूएसएसआर पर कब्जा कर लिया जाए, शीत युद्ध का अंत कर दिया जाए। और ऐसे समय में आपका रूस गलती कर बैठता है अफगानिस्तान की तरफ जाने की। और अफगानिस्तान पर अटैक, अभी मैंने कहा था कि पश्चिम एशिया के देशों में अगर अटैक होगा, आइजनहावर सिद्धांत के तहत 1957 में कह दिया गया था कि पश्चिम एशिया में राष्ट्रपति सेना भेजने के लिए अधिकृत है।
तो ऐसे समय में जब रूस अफगानिस्तान पर कब्जा करने की मुहिम आरंभ कर देता है, साम्यवाद को विस्तार करने का दौर आरंभ करता है, तो वैसे ही आपका अमेरिका अल-कायदा को खड़ा कर देता है और अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर देता है और एक नया आतंकवादी संगठन खड़ा कर देता है। किसके विरोध में? रूस के विरोध में, यानी कि यूएसएसआर के विरोध में। और यूएसएसआर उन आतंकवादियों से जीत ही नहीं पाता। बहुत सारे हथियार, बहुत सारा जन धन की हानि वहां पर हो जाती है और यूएसएसआर मजबूरीवश बाहर निकल करके आता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से वो टूट चुका है। आर्थिक रूप से टूट चुका है क्योंकि उनके पास मैक्सिमम हथियार ही थे और हथियारों का निर्यात कर सकता था, तो खुद ही युद्ध में उलझावा है, ज्यादा हथियारों की आवश्यकता उसको खुद ही है, तो इसलिए वो निर्यात भी कम हो गया और दूसरी तरफ बाकी वस्तुओं का तो वो उत्पादन कर ही नहीं रहा था, उपभोक्ता वस्तुओं का, कि वो निर्यात कर पाता। तो ऐसे समय में यूएसएसआर के अंदर से ही अंतर्विरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, यूएसएसआर के अंदर से ही मतभेद पैदा हो जाते हैं और इसी समय आपका यूएसएसआर जो है आपका टूटना आरंभ हो जाता है। और एक नेता आते हैं, करिश्माई नेतृत्व कह सकते हैं आप उसको, कि जो समझ जाते हैं कि शीत युद्ध का अब अंत आवश्यक है। और वो कौन है आपका? वो है मिखाइल गोर्बाचोव, जो क्या नीति लेकर के आते हैं? ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट की पॉलिसी लेकर के आते हैं। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है राजनीतिक और प्रशासनिक जो नीतियां हैं, यानी कि रूस की जो नीतियां निर्धारित होती हैं उसमें खुलापन, ओपननेस, भ्रष्टाचार का समापन, तो स्वतंत्रता दी जानी, क्योंकि अभी तक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किए हुए था। समानता थी परंतु तो बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, बोलने की आजादी दे दी जाती है। विचारों में खुलापन, प्रशासनिक नीतियों में खुलापन, आर्थिक नीतियों में खुलापन, भ्रष्टाचार का समापन। तो ये क्या था? अब ये निश्चित हो चुका था कि यूएसएसआर टूटेगा, क्योंकि बोलने की आजादी दे दी गई है। लोग बोलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि अपने अपने मत आएंगे और उस मतों में आपका विरोध भी पैदा होगा। तो अब वो टूटेगा पक्का। दूसरी जो पॉलिसी लेकर के आते हैं, पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था कि अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था एक पक्षीय बढ़ रही है, एक दिशा में ही बढ़ रही है, हथियारों की दिशा में। उपभोक्ता सामग्रियां है ही नहीं। अगर उपभोक्ता सामग्रियां नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि भाई एक पक्षीय विकास हो रहा है, मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपका कुछ एक क्षेत्र का ही विस्तार हुआ है, बाकी क्षेत्र ऐसे के ऐसे हैं। तो रूस के आसपास विस्तार हुआ, मॉस्को के आसपास, बाकी जो देश थे आज भी देखिए कितनी गरीब हालत में हैं। यूएसएसआर का हिस्सा भले ही थे, परंतु अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, सोवियत राजनीति का पुनर्गठन किया गया। तो आप ये कहेंगे कि अब जो है यूएसएसआर का जो है खात्मा हो गया। और यूएसएसआर के खात्मे के बाद संसार जो है बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया। क्लियर हुआ आपका कि भाई कैसे जो है आपका शीत युद्ध था और शीत युद्ध में किस किस प्रकार से जो है आपका सिद्धांत आए, कैसे कैसे दोनों देशों का आपस में टकराहट बढ़ी और कैसे नेहरू जी ने आपका इस टकराहट को रोके रखा और कैसे भारत के आर्थिक हितों की आपका पूर्ति दोनों आपका संगठनों के माध्यम से आपका भारत करता रहा। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम जो नेहरू जी के बारे में बता रहे थे वो सीरीज थी आपका 4-5 लेक्चर की, वो समाप्त होती है। नेक्स्ट आपका जो है कुछ और देखेंगे, तो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।